गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे पुली प्रॉब्लम, पुली मास प्रॉब्लम। पुली मास प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि हमारे पास मास होता है, या तो सिंगल मास हो सकता है या फिर ऐसे और भी बहुत सारे मास हो सकते हैं। वो सब ऐसे रस्सी से कनेक्टेड रहता है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड रहता है, और वो स्ट्रिंग ऐसा पुली से पास होकर के जा रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों को स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड करना होता है और मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना होता है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं, उसको पहले हम लोग सीख लेते हैं, और उसको सीखने के बाद हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे कि पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा कैसे फाइंड करें, और मास का कितना एक्सेलरेशन होगा किसको फाइंड करें। ठीक है। तो एक चीज़ इसमें आप ध्यान दीजिए कि जब आप पुली और मास के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं, जो एजम्पशंस आपको इस्तेमाल किए जाएंगे। हम लोग क्या एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि पहला एजम्पशन तो लेकर के चलते हैं कि स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड पुली इज मासलेस। मतलब कि जो हम लोग पुली प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसमें हम लोग स्ट्रिंग को मासलेस कंसीडर करेंगे, यानी कि मासेस जो भी मासेस हैं, या फिर पुली से ऐसे रस्सी पास हो रहा है स्ट्रिंग से, है ना, जो भी मास है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, या जो भी स्ट्रिंग है ऐसा पुली से पास कर रहा है, उस स्ट्रिंग को हम लोग मासलेस कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं जिक्र किया हुआ है कि पुली का मास लेना है कि नहीं लेना है, स्ट्रिंग का मास लेना है कि नहीं लेना है, तो उस सिचुएशन में हम लोग स्ट्रिंग को भी मासलेस कंसीडर करेंगे और पुली को भी मासलेस कंसीडर करेंगे। देखिए, मासलेस कहने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास मास नहीं होता है, मास होता है, लेकिन जिस सिस्टम में पुली और स्ट्रिंग यूज हो रहा है, अब हो सके उस सिस्टम में बाकी अदर मास है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे हम लोग पुली के मास को और स्ट्रिंग के मास को मासलेस कंसीडर कर सकते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे व्हीकल खराब हो जाता है, कार खराब हो गया तो उसको दूसरा कार वाला या ऐसा टोइंग वैन ऐसे रस्सी से खींच रहा है। अब मुझे बताओ कि जिस रस्सी से खींचा जा रहा है उस रस्सी का मास कितना होगा यार? 2 kg 3 kg। गाड़ी का मास कितना है? वहाँ पे तो टन में है मास, यानी कि वहाँ पे 1000 का मास खींचा जा रहा है, रस्सी का मास है 2 या 3 kg। तो उसके कंपैरिजन में इसको मासलेस कंसीडर किया जा सकता है। वही सिचुएशन होता है कि सिस्टम में हमारे पास स्ट्रिंग है और पुली है, अब उसका मास नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द अदर मास कनेक्टेड टू द सिस्टम, तो हम लोग उसको नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे, यानी मासलेस कंसीडर करके चलेंगे। अगर मासलेस नहीं कंसीडर करना है तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पुली के मास को इंक्लूड करना है और स्ट्रिंग के मास को इंक्लूड करना है ना, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग मासलेस कंसीडर करके चलेंगे। तो ये हमारे पास एजम्पशन रहेगा कि पुली भी मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है। अगर नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बता देगा कि मासलेस कंसीडर करना है कि नहीं। तो अभी आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हमारे पास ये एजम्पशन यूज होने वाला है। ठीक है। और दूसरा इसमें एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रिंग मासलेस है, इफ स्ट्रिंग इज massless then tension in string is same everywhere। ठीक है, कि हर जगह पे स्ट्रिंग में टेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा अगर मासलेस है तो, और अगर मास आ जाता है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन रहता है। तो अभी इन सब चीज को लेते हुए क्वेश्चन करते हैं। कुछ पॉइंट्स को पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिए कि जो ऐसे पुली है, तो अब किसी भी पुली में आप देखो ऐसे एक सेंटर में होल होता है, जहाँ पे इसको हम लोग ऐसे इस होल के थ्रू बीच में ऐसे कनेक्ट करते हैं, है कि नहीं? और ये इधर से ऐसे रस्सी गया और ऐसे रस्सी इधर से ऐसे पास होकर के गया, या फिर कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि पुली को इस तरीके से भी कनेक्ट कर देता है, जैसे कि आप कुआं से पानी भरते होगे, ऐसे रस्सी जा रहा है नीचे, इधर से कोई ऐसे खींच रहा है ना? या फिर ऐसा भी आपके पास हो सकता है कि ये पुली है, यहाँ पे ऐसे ये हिंज किया हुआ है, ठीक, रस्सी ऐसे भी जा सकता है, इधर से पास करके ऐसे पास करके जा रहा हो, या फिर हमारे पास ऐसे भी हो सकता है यहाँ पे हिंज किया हुआ हो सिस्टम में, है ना, और रस्सी ऐसे पास कर रहा हो। तो सेंटर में ऐसे हिंज किया हुआ रहेगा, वो हिंज कहीं पे भी कैसे भी किया जा सकता है। ठीक, अब ये पुली इस तरीके से भी हिंज हिंज किया जा सकता है, स्ट्रिंग ऐसे पास करे, या फिर पुली ऐसे भी हिंज किया जा सकता है, स्ट्रिंग ऐसे पास करे।
कुछ भी तरह का सिस्टम हो सकता है। ठीक, तो कहाँ पे हिंज किया हुआ है, कैसे हिंज किया हुआ है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। वो किसी भी तरीके से हिंज किया हुआ रह सकता है और उसमें बहुत तरह के वैरायटी हो सकते हैं। तो अभी हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप का पुली मास प्रॉब्लम करेंगे। अब जैसे कि देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई पुली है और मान लो कि ऐसे हिंज किया हुआ है, सपोज दैट ऐसे हिंज किया हुआ है और ये कोई रस्सी है ना, और हम लोग पुली को मासलेस कंसीडर कर रहे हैं। सपोज करो कि ऐसे कर दिया, या फिर सपोज करो कि इधर से भी कनेक्टेड है हमारे पास, ऐसे इधर कनेक्टेड है। सपोज करो कि हम एक और पुली से कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे मास m है, मान लो m1 ले लेते हैं, यहाँ पे मास m2 है। सपोज दैट ये पुली इधर कहीं कनेक्टेड है, ये पुली इधर कहीं कनेक्टेड है। अगर पुली मासलेस है और स्ट्रिंग मासलेस है, तो और मान लिया कि हमने इसमें सपोज करो कि टेंशन ले लिया है T, तो अगर रस्सी एक ही है तो रस्सी एक है और रस्सी मासलेस है, तो हर जगह पे रस्सी पे क्या रहेगा, टेंशन सेम रहेगा। तो मान लीजिए कि ऐसा हमारे पास कोई सिस्टम था, ऐसे कोई पुली था, है ना, इस पुली से एक रस्सी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे कनेक्टेड है, और ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है। देखिए, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये पूरा का पूरा एक ही है, और इसको मासलेस कंसिडर किया है और पुली को भी मासलेस कंसिडर किया है। और अगर हमने इसमें टेंशन T एज्यूम कर लिया है, तो हर जगह पे टेंशन सेम ही रहेगा, चाहे वो पुली के इस तरफ लें या फिर चाहे पुली के उस तरफ लें। कहने का मतलब कि अगर इसमें टेंशन T लिया है, तो ये रस्सी इस मास को T से खींचेगा, यहाँ पे पुली को भी ये रस्सी इधर T से खींचेगा, इधर भी पुली को ये रस्सी T से खींचेगा, इस पुली को भी रस्सी हमेशा ऐसे T से खींचेगा, इधर से भी इसको T से खींचेगा, इधर से भी इसको T से खींचेगा, और इधर से भी ऐसे T से खींचेगा। स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो हमेशा पुलिंग फोर्स है, तो हमेशा खींचने का काम करता है। अब जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसे पुली है ना, मान लीजिए कि ऐसे रस्सी पास होकर के गया इसमें, सपोज करो कि ऐसे कहीं हिंज किया हुआ है। अब मान लीजिए कि इसमें सपोज कीजिए कि इसमें टेंशन T है, सपोज करो ऐसे मास से कनेक्टेड, मान लिया कि इसमें टेंशन T है, तो अगर इसमें टेंशन T है तो ये रस्सी इस मास को ऐसे T से खींचेगा, इस पुली को भी ये इधर खींचेगा T से, और इस पुली को भी इधर खींचेगा T से। मतलब कि पुली के दोनों तरफ में जो टेंशन रहेगा सेम रहेगा। कब? जब रस्सी मासलेस हो और पुली मासलेस हो। तो अगर पुली के मासलेस नहीं है, पुली के पास मास ये आ गया, तो दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं ले सकते हैं। उसको आगे हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, दोनों तरफ डिफरेंट टेंशन लेकर के। फिलहाल आपको यही चलना है कि पुली मासलेस है तो स्ट्रिंग पुली के दोनों तरफ जो टेंशन लेना है वो सेम टेंशन लेना हो, चाहे रस्सी कैसे भी हो। अगर सपोज करो कि हमने ऐसे लिया कि ये पुली है, मान लीजिए रस्सी ऐसे आया और ये रस्सी ऐसे पास होकर के ऐसे चला गया। ठीक है, अगर इसमें टेंशन T लिया तो ये पुली इधर ऐसे T से खींचेगा और इसको भी इधर ऐसे T से खींचेगा, ऐसा ध्यान में रखने का। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट बात हो गया कि टेंशन क्या रहेगा, दोनों साइड में सेम रहेगा, मासलेस है तो सेम रहेगा, अगर मास आ गया तो डिफरेंट रहेगा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब देखिए, सपोज करो कि हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि ये पुली है, मान लो कि ये बीच वाला है ऐसे, जहां पे पुली को सस्पेंड किया गया है या कनेक्ट किया गया है। सपोज दैट ऐसे रस्सी जा रहा है, सपोज करो कि ये जो रस्सी जा रहा है ना। अब मान लीजिए कि इसमें टेंशन T है, सपोज करो कि इसमें टेंशन T है, तो जब इसमें टेंशन T है तो ये ऐसे इस पुली पे T फोर्स लगाएगा, और इधर से भी पुली पे कितना फोर्स लगेगा, T फोर्स ही लगेगा।
तो जब यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, तो इस बीच में ये जिससे कनेक्टेड है, ये बीच में मान लो इधर कनेक्टेड है ना, तो इसमें कितना टेंशन आ जाएगा, इसमें टेंशन आ जाएगा 2T का। मतलब कि ऐसे हमारे पास पुली है, पुली के एक तरफ रस्सी दूसरी तरफ रस्सी ऐसे पास होकर के गया है, और इधर भी अगर टेंशन हमने T ले लिया तब दोनों में टेंशन T लेना पड़ेगा। तो अगर इसमें रस्सी में टेंशन T, इसमें रस्सी टेंशन T, तो बीच वाले में टेंशन कितना हो जाएगा, 2T, है ना, 2T हो जाएगा। उसी तरीके से सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसा है, ये कोई पुली है, ऐसे ऐसे सपोज करो ये सेंट्रल है, जहां से ऐसे हिंज किया गया है, ये सेंट्रल रस्सी है, ये रस्सी भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम लोग इसको स्ट्रिंग ही मान करके चल रहे हैं थोड़ी देर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सपोज कीजिए कि इसका वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी v1 है, इस पॉइंट का वेलोसिटी v2 है, और सपोज करो कि इस पॉइंट का वेलोसिटी v3 है। अभी जैसे देखो कि पुली है, पुली के साथ ऐसे मास कनेक्टेड है, तो मास कनेक्टेड है तो मास ऊपर नीचे हो सकता है, पुली ऊपर नीचे होगा, तो जब मास ऊपर नीचे होगा, पुली ऊपर नीचे होगा, तो वहां पे क्या आएगा, जो स्ट्रिंग में जो पॉइंट्स हैं वो ऊपर नीचे होंगे। तो हो सके जब मास के पास वेलोसिटी आए, ये मान लीजिए कि ऐसे मास से कनेक्टेड है, किसी मास से कनेक्टेड है, ये किसी मास से कनेक्टेड है कि नहीं, ये मास ऊपर नीचे होगा, तो इससे जो रस्सी कनेक्टेड है वो ऊपर नीचे होगा, ठीक। तो उसी तरीके से पुली भी ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर सपोज कीजिए कि इस तरीके से सिस्टम मूव कर रहा है, और सपोज करो कि यहाँ का वेलोसिटी v1 आया, यहाँ का वेलोसिटी v2 आया, और सपोज करो यहाँ का वेलोसिटी v3 है, तो ऐसे सिचुएशन में ये जो v3 आएगा ये इन दोनों का एवरेज आएगा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी कितना आएगा, इसका वेलोसिटी क्या लेना चाहिए, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो इतना जान लो कि अगर सपोज करो कि हमारे पास ऐसे कोई पुली है, और ये सपोज करो कि हमारे पास सेंट्रल स्ट्रिंग है, या हिंज किया हुआ है इस स्ट्रिंग के थ्रू, यहाँ पे ऐसे इसको बीच में कनेक्ट करके ऊपर लटका दिए हैं या बांध दिए हैं, डजेंट मैटर। और मान लो कि इधर का वेलोसिटी v1 है, इधर का वेलोसिटी v2 है, तो और यहाँ का वेलोसिटी v3 है, तो इन तीनों वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v3 = v1 + v2, ये रिलेशन होता है। लेकिन आप जरा ध्यान दो कि हम यहाँ पे जो रिलेशन लिख रहे हैं वो वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन लिख रहे हैं, है ना, वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन लिखा जा रहा है। वेक्टर के फॉर्म में रिलेशन लिखा जा रहा है मतलब कि डायरेक्शन को साथ में इंक्लूड किया गया है। कहने का मतलब ऐसा है कि सपोज करो कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन आया कि सपोज करो इस पॉइंट का वेलोसिटी है ऊपर 2 मीटर पर सेकंड से, और इसका है मान लीजिए कि नीचे है सपोज करो कि 4 मीटर पर सेकंड से, तो बोलेगा कि इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी आएगा दोनों का एवरेज। तो अगर आप ऐसे लिख दिए 2 + 4/2 यानी 6/2 यानी कि 3, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज निकाले तो बस केवल वैल्यू के साथ एवरेज निकाल दिया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 4 + 2 6 होता है, 6/2 कर दिया, 3 हो गया, गलत हो गया। लेकिन असल में यहाँ पे हम लोग को कैसे निकालना है, यहाँ पे हम लोग को जो वेलोसिटी निकालना है वो वेक्टर से निकालना है, यानी कि उसके डायरेक्शन को भी इंक्लूड करना है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि हम ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, अगर सपोज कीजिए कि हमने ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव माना है और नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव माना है, जब एक ही लाइन में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन में हो, तो हम लोग प्लस माइनस लेकर के वेक्टर के साथ डील करते हैं, पहले भी मैंने बताया था। तो उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा आपको कि सपोज करो ऊपर वाला पॉजिटिव माना है, नीचे वाला नेगेटिव माना है, तो अब यहाँ पे जो हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा तो वेक्टर के साथ निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग यहाँ का v कितना लिखेंगे, ये 2 प्लस ये नीचे है तो माइनस में आ जाएगा -4/2, यानी दिस इज इक्वल टू 2 - 4/2, यानी कि दिस इज -2/2, यानी कि -1 आ गया। तो यानी कि माइनस में आया तो इसका मतलब कि माइनस हमने नीचे कंसीडर किया है, तो इसका मतलब कि जब ऐसा सिचुएशन है कि इस पॉइंट का वेलोसिटी 2 है और इस पॉइंट का वेलोसिटी 4 है, तो इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है ये
1 से नीचे आ रहा होगा। तो ये हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के टाइम पे डायरेक्शन को भी ध्यान में रखा जाता है, केवल वैल्यू लेकर के एवरेज निकाल दिया ऐसा नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि बीच वाला का जो है वेलोसिटी, ये इन दोनों का एवरेज आएगा। ओके, इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन का भी निकालते हैं कि अगर एक्सेलरेशन है तो कितना आएगा। तो सपोज करो कि मान लीजिए ये पुली है, ये इधर ऐसे एक रस्सी इधर है और इधर आया, इधर आया और इधर आया। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन है a1, इसका एक्सेलरेशन है a2 और इसका एक्सेलरेशन आया a3। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, ये जो a3 आएगा ये इन दोनों का एवरेज आएगा, a3 = a1 + a2/2। ध्यान में रखिएगा, है ना, a3 = a1 + a2/2। यहाँ पे भी हम लोग वेक्टर के साथ एवरेज निकाले हैं, मतलब कि डायरेक्शन को भी ध्यान में रखने का। और एक और चीज है यहाँ पे कि सपोज कीजिए ये पुली है ऐसे, सपोज दैट ऐसा, मान लीजिए ये पॉइंट, सपोज करो कि ये जो पॉइंट है ये मान लो कि y1 ऊपर नीचे होता है, सपोज दैट। अब मास मूव कर रहा है, सिस्टम मूव कर रहा है ना। तो मान लिया कि ये पॉइंट y1 ऊपर नीचे हुआ, ये पॉइंट y2 ऊपर नीचे हुआ और सपोज दैट ये पॉइंट y3 ऊपर नीचे हुआ। अब पुली है, मास कनेक्टेड है, तो ऐसे ऊपर नीचे हो सकता है, इधर से रस्सी ऊपर जा सकता है, इधर से रस्सी नीचे आ सकता है, ऐसे हो सकता है ना। अगर ऐसा सिस्टम है तो इसमें क्या रिलेशन आएगा कि ये जो y3 आएगा ये कितना आ जाएगा, इस y1 + y2 का एवरेज आ जाएगा। तो जब इसी को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी वाला रिलेशन निकल जाता है, और फिर इसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये एक्सेलरेशन वाला रिलेशन आ जाता है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरीके से रस्सी है, पुली से पास कर रहा है, इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, तो बीच वाले में टेंशन 2T। उसी तरीके से ऐसे पुली है, रस्सी पास कर रहा है, इधर का वेलोसिटी v1, इधर का वेलोसिटी v2 और यहाँ का वेलोसिटी कितना हो जाएगा फिर इन दोनों का एवरेज वेक्टर के साथ, यानी कि डायरेक्शन को लेते हुए। उसी तरीके से एक्सेलरेशन और उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का भी, मतलब कि अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे थोड़ा सा मूव किया, ये पॉइंट मूव किया, तो इस पॉइंट का जो मूवमेंट आएगा कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एवरेज वाला, ये और ये हम लोग कब यूज करना है, जब पुली के दोनों साइड का जो रस्सी है बीच वाले रस्सी के पैरेलल होगा। तो अभी जरा देखिए, यहाँ पे हमने जो भी ड्रॉ किया उसमें क्या किया है कि इधर का रस्सी बीच वाले के साथ पैरेलल है। यहाँ पे भी ये जो रस्सी है, इधर से ऐसे रस्सी गया है, इधर से रस्सी गया है, ये बीच वाले के साथ पैरेलल है। उसी तरीके से इधर वाला बीच वाले के साथ पैरेलल है। तो ये जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज मेथड, वो कब यूज करेंगे, जब ये बीच वाले के साथ पैरेलल हो। तो अगर आपके पास ऐसा सिस्टम आ गया, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ कि सपोज दैट ऐसे आ गया कि मान लीजिए पुली जो है ऐसे रस्सी पास कर रहा है, सपोज दैट ऐसे पास कर रहा है, मान लीजिए इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है और मान लीजिए इसका वेलोसिटी v3 है। तो अगर आपने v3 लिख दिया v1 + v2/2 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी पुली के दोनों साइड में जो रस्सी है वो बीच वाले के साथ पैरेलल नहीं है। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे चलता है, जब दोनों बीच वाले के साथ पैरेलल हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंपोनेंट्स भी ले सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड भी है सॉल्व करने का, वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक, क्लियर है इतनी बात। तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन में भी ऐसा होगा। अब जैसे कि सपोज दैट टेंशन में भी ऐसा लिखेंगे, केवल वेलोसिटी ही नहीं। मान लीजिए कि ऐसे स्ट्रिंग है, सपोज दैट मान लिया कि इसमें टेंशन T है, इसमें टेंशन T है, तो बीच वाले में टेंशन कितना होगा, अगर 2T लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ का जो टेंशन आएगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। देखिए टेंशन फोर्स है,
तो ये जो फोर्स आया इन दोनों का रिजल्टेंट ही आया, टी टी टोटल 2t, रिजल्टेंट 2t आएगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ पे 2t आ गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे एवरेज मेथड से निकाले हम लोग, है ना। ये क्यों आता है, कैसे आता है, ये भी बता देंगे, फिलहाल इतना ध्यान में रखना आपको। अगर इधर से रस्सी टेंशन टी है, इधर में रस्सी टेंशन टी है, तो इसमें टेंशन कितना लेंगे, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे, सॉरी इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, एक टी इधर एक टी इधर, दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट इसका आएगा कुछ, जो वैल्यू रिजल्टेंट आएगा उतना ही बीच वाले के पास होगा। बाकी ये सब एवरेज वगैरह मेथड जो है वो इन सब में नहीं लगा सकते, इसका दूसरा ट्रिक होता है, तो उसको दूसरे मेथड से देखेंगे, ठीक, ओके। तो अभी हमने पढ़ा ये V3 क्या रिलेशन होगा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई 2। अगर सपोज कीजिए इफ V3 इक्वल टू 0, कि मान लीजिए V3 0 होगा। अब इधर देखो ये जो वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, ये कितना लेंगे कितना लेना चाहिए वो बाद में आएगा। फिलहाल आप इतना देख लो कि सपोज करो कि हमने ऐसा माना है तो हम लोग को इस तरीके से मानना पड़ेगा। होता क्या है कि ये जो हम लोग वेलोसिटी लेते हैं कि इस पॉइंट का वेलोसिटी, इस पॉइंट का वेलोसिटी या इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये हम लोग किसके बराबर लेते हैं, ये हम लोग उस मास के बराबर लेते हैं जिस मास से ये सब कनेक्टेड है। कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि ऐसा है कि मान लो सपोज करो ये m1 है, ये m2 है सपोज करो, और ये ऐसे हमारे पास कुछ सिस्टम है ना। सपोज करो कि ये ऐसा है, सपोज दैट, ये मान लीजिए कि हमने इसका वेलोसिटी v1 ले लिया, या ऐसे लेते हैं, सपोज करो कि हमने, हाँ मान लीजिए इसका वेलोसिटी हमने v1 ले लिया, सपोज करो इसका वेलोसिटी v2 ले लिए, और सपोज करो कि ये जिससे कनेक्टेड है, मान लिया इसका वेलोसिटी हमने v3 ले लिया। तो अब इस पॉइंट का वेलोसिटी, ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, तो इसका वेलोसिटी v2 है, चलते इसका वेलोसिटी भी v2 लेना पड़ेगा, जिधर इसका डायरेक्शन है उधर इसका डायरेक्शन लेना पड़ेगा। उसी तरीके से इसका वेलोसिटी v1 है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है, तो इसका वेलोसिटी v1 लेना पड़ेगा। इसका वेलोसिटी v3 है, मान लो कि ये नीचे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी इससे कनेक्टेड है, चलते इसका वेलोसिटी भी v3 लेना पड़ेगा। सिमिलरली एक्सेलरेशन लेंगे, तो ये जो यहाँ इस पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो भी लिया जाएगा वो किसके बराबर लिया जाएगा, कि जिस मास से कनेक्टेड है, जिस बॉडी के साथ ये कनेक्टेड है उसके बराबर हम लोग लेंगे, है ना। तो इसी में कुछ हम लोग आगे देख लेते हैं जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा कैलकुलेशन के टाइम पे, कि सपोज कीजिए हमने यहाँ पे ऐसे ये रिलेशन था, अगर V3 0 हो गया, इफ V3 इज इक्वल टू 0 देन V1 प्लस V2 बाई 2 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब V1 प्लस V2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस V1। तो मतलब क्या पता चला कि अगर इसका वेलोसिटी 0 है, यानी कि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, वैल्यू दोनों का सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट रहेगा। V2 इक्वल टू माइनस V1, है ना। V2 इक्वल टू माइनस V1 मतलब कि अगर इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका वेलोसिटी नीचे होगा 2 मीटर पर सेकेंड से। कब, जब ये मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा जब इसका वेलोसिटी 0 है। तो सिमिलरली हम लोग एक्सेलरेशन में भी आ जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली कैसा आएगा, a2 इज इक्वल टू माइनस a1, इसी मेथड से चलेंगे कि यहाँ का जो एक्सेलरेशन आएगा वो इधर का अपोजिट आ जाएगा, मतलब कि जब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतना बात ध्यान में रखने का, है ना, ओके। अब इसी तरीके से अगर हम लोग ऐसा मान लें, इफ V1 इक्वल टू 0, कि मान लीजिए कि इधर का वेलोसिटी 0 है, सपोज दैट कि मान लीजिए इधर का वेलोसिटी 0 है, देन
कितना आ रहा है अपने पास, देखिए V3 इज इक्वल टू 0 प्लस V2/2, यानी कि दैट इज V3 इक्वल टू V2/2, कि जब इसका वेलोसिटी 0 हो गया तो यहाँ का जो वेलोसिटी है ये इसका हाफ है, यहाँ का जो वेलोसिटी है वो इसका हाफ है, और डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों वेक्टर सेम साइन का है। जब दोनों वेक्टर सेम साइन का है तो दोनों डायरेक्शन सेम होगा। तो V3 इक्वल टू V2, मतलब कि अगर एक का वेलोसिटी 0 हो गया तो इसका जो वेलोसिटी आएगा इसका आधा आ जाएगा, और V2 इक्वल टू 2V3, है ना। तो इसका सिमिलरली V1 इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, सिमिलरली इफ V2 इक्वल टू 0 देन V1 इक्वल टू कितना, V1 इक्वल टू 2V3। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इन दोनों में से किसी एक का वेलोसिटी 0 हो गया तो ये वाला जो वेलोसिटी आएगा इसका डबल आ जाएगा, लिखा हुआ ना V2 इक्वल टू 2V3, या फिर ये वाला वेलोसिटी इसका हाफ आएगा। अगर इसका ये V2 अगर 0 है तो यहाँ का वेलोसिटी इसका डबल, या फिर अगर V1 अगर 0 है तो यहाँ का वेलोसिटी इसका डबल आएगा, और डायरेक्शन सेम रहेगा। यानी कि अगर ऐसा कहने का मतलब है कि मान लो कि ये पुली है, सपोज करो कि मैंने बोल दिया ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये रेस्ट में है ना, ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और इसका वेलोसिटी 0 है, तो ये पॉइंट कितने से नीचे जा रहा होगा, तो ये जो पॉइंट नीचे जा रहा होगा इसका हाफ से, यानी कि ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखने का। दूसरा बात कि इसी तरीके से एक्सेलरेशन में आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। सिमिलरली हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, इफ A1 इक्वल टू 0 देन, जैसे कि मान लीजिए हम इसका एक्सेलरेशन A1 लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन A2 लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन A3 ले लेते हैं। अगर A1 0 हो जाएगा देन A3 इज इक्वल टू A2/2 और A2 इक्वल टू 2A3, है ना। एंड इफ A2 इक्वल टू 0 देन A3 इक्वल टू A1/2 और A1 इक्वल टू 2A3। ये बात ध्यान में रखने का। अगर इन दोनों में साइड वाला कोई 0 हो गया तो एक साइड वाला बीच वाले का डबल हो जाता है। ये हमारे पास एक रिलेशन है। तो इन सारे रिलेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन सब का भी जरूरत पड़ सकता है और इसका भी जरूरत पड़ेगा। तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है वही डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन होता है और वही एक्सेलरेशन का भी रिलेशन होता है। तो जब हम लोग ऐसे पुली से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग को इस चीज का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग को जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का जो रिलेशन निकालना है, एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का जो हम लोग को बताना है कि किस पॉइंट का एक्सेलरेशन या किस पॉइंट का वेलोसिटी क्या लेना है, तो वो हम लोग कैसे लेंगे, जिससे कनेक्टेड है हम लोग उससे लेंगे, जिससे कनेक्टेड है उसके वेलोसिटी के बराबर। जैसे कहने का मतलब कि कुछ ऐसे समझिए कि मान लो ये पुली है, सपोज करो कि हमने ये मास ले लिया m1 और ये सपोज करो कि मास ले लिया m2 और मान लो हमने इसको ऐसे फिक्स कर दिया। तो देखो ये जो रस्सी है ये फिक्स किया हुआ है, तो जो फिक्स किया हुआ गया है उसका एक्सेलरेशन भी 0 होता है और उसका वेलोसिटी भी 0 होता है। ये रस्सी फिक्स है यहाँ पे, तो इसका एक्सेलरेशन भी 0 और वेलोसिटी भी 0। अगर सपोज करो कि हमने इसका एक्सेलरेशन A1 लिया है ना, और मान लीजिए कि इसका एक्सेलरेशन A1 लिया है और इसका एक्सेलरेशन हमने A2 लिया है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A1 लेना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 लेना पड़ेगा क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 लेना पड़ेगा क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है और ये क्या है, ये फिक्स है। तो जब ये मूव नहीं कर रहा है तो ये पॉइंट भी मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक और कंसिडरेशन है, एजम्पशन है, कंसिडरेशन है कि क्या है कि जो रस्सी है वो रस्सी ऐसा इलोंगेट नहीं हो रहा है, रस्सी में ऐसा इलोंगेशन नहीं होना चाहिए। आप ऐसे किसी सपोज करो कि तुमने यार प्लास्टिक का रस्सी पकड़ के खींचो, थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है। रबर है, रबर को लेकर के खींचोगे साइज चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे वैसा कोई कंडीशन नहीं है, बात ध्यान में रखने का है ना, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हमारे पास रिलेशन है ऐसा। तो अभी इन्हीं सब के आधारित पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे पुली मास क्वेश्चन का। तो पुली मास सिस्टम जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो 3 मेन बातें हैं इसका। पहला मेन बात है क्या, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। 3 इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो ड्रॉ द एफबीडी, ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास। जितने भी मासेस हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट इट्स इक्वेशन, है ना, राइट इट्स इक्वेशन यूजिंग एफबीडी। एफबीडी को यूज करके इक्वेशन लिखिए। उसके बाद एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मासेस, एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मासेस, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से हम लोग फिर क्या करेंगे, सॉल्व द इक्वेशन टू गेट डिजायर्ड वैल्यू। मतलब आपको क्या करना है कि सबसे पहले पुली मास सिस्टम में जो भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद उसका इक्वेशन लिखो, और इक्वेशन लिखो उसके बाद एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालो। जनरली होता क्या है कि ये कंस्ट्रेंट मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन आपको पढ़ाएंगे। कंस्ट्रेंट मोशन में क्या होता है कि एक बॉडी के मोशन पे दूसरा बॉडी डिपेंड करता है, फ्री नहीं है। एक मूव करेगा तो फिर उससे कनेक्टेड दूसरा है, वो दूसरा मूव करेगा। एक के मूवमेंट पे दूसरे का मूवमेंट जुड़ा हुआ रहता है। अब जैसे कि देखिए भाई, सपोज कीजिए कि ये पुली है, ये मास है, ये मास है। अब हम इसको मूव करने ही नहीं देंगे तो ये भी मूव नहीं कर पाएगा, है ना। ये मूव करेगा तो ही ये मूव करेगा, मतलब खुद से। ऐसा नहीं है कि अब तुम बोलोगे कि नहीं इसको फिक्स कर देते हैं और इसको हम ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे नहीं करना है, खुद से होना चाहिए नेचुरली। अगर हम लोग इसको फिक्स कर देंगे तो ये मूव ही नहीं करेगा नेचुरली, जाहिर सी बात है। तो ये कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं इसको, कि एक बॉडी के मोशन पे दूसरे बॉडी का मोशन कनेक्टेड हो। तो जब एक बॉडी के मोशन पे दूसरे बॉडी का मोशन कनेक्टेड होगा तो एक के एक्सेलरेशन पे दूसरे का एक्सेलरेशन कनेक्टेड रहेगा, एक के वेलोसिटी से दूसरे का वेलोसिटी कनेक्टेड है, एक के डिस्प्लेसमेंट से दूसरे का डिस्प्लेसमेंट कनेक्टेड है। किस तरीके से कनेक्टेड है पुली मास सिस्टम में, ये मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था अभी इससे पहले जो एवरेज निकाल रहे थे। तो जब भी आप ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद इक्वेशन लिखोगे तो वहां पे एक इक्वेशन कम पड़ जाएगा। देखिए जब हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो वहां पे हमारे पास लीनियर इक्वेशन आएगा। जब पुली मास सिस्टम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको बॉडी का मास का एक्सेलरेशन निकालना है, रस्सी में टेंशन निकालना है, तो फिर वहां से आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप इक्वेशन लिखोगे। तो होता क्या है वैसे सिचुएशन में कि आपको जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन आने चाहिए। सपोज करो कि तुमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें तुमने किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a1 मान लिया, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन a2 मान लिया, सपोज करो कि टेंशन t मान लिया। तो मान लीजिए कि आपके पास 3 वेरिएबल हो गए। तो अब ये 3 वेरिएबल का आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 इक्वेशन आना चाहिए। तो केवल एफबीडी से जब आप इक्वेशन लिखोगे तो 2 ही इक्वेशन आएगा, एक इक्वेशन कम पड़ जाएगा। अब 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन तो चाहिए, तो 2 इक्वेशन आ जाएगा एफबीडी से, एक इक्वेशन कम पड़ गया। तो अब वो इक्वेशन कहाँ से आएगा, वो इक्वेशन आएगा उसके एक्सेलरेशन के रिलेशन से। तो यही होता है कि जब कंस्ट्रेंट मोशन में आप ओनली एंड ओनली फ्री बॉडी डायग्राम के आधार पे इक्वेशन लिखते हो तो वहां पे कुछ इक्वेशन कम पड़ जाता है। तो वो इक्वेशन कम पड़ गया, वो कहां से आएगा, वो एक्सेलरेशन के रिलेशन से वो आएगा वो इक्वेशन। तब जाकर के आपके पास जितने वेरिएबल हैं उतने इक्वेशन आएंगे
और उसको सॉल्व करके फिर वापस हम लोग अपना आंसर फाइंड करेंगे, है ना। तो ये स्टेप किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वाइल राइटिंग द इक्वेशन यूजिंग एफबीडी वी ऑलवेज गेट लेस नंबर ऑफ इक्वेशन एज कंपेयर टू दैट ऑफ वेरिएबल्स। जितना वेरिएबल है उसके कंपैरिजन में हमारे पास कम इक्वेशन मिलता है, तो इक्वेशन तो सॉल्व नहीं हो सकता। अब जैसे कि सपोज करिए कि मैंने आपको बोल दिया 2x + 3y = 5, x एंड y दोनों वेरिएबल है, मैंने बोला इसको सॉल्व करके बताओ x कितना होगा y कितना होगा, नहीं बता सकते। या तो x का वैल्यू बताओ तो y बता देंगे, या फिर y का वैल्यू बताओ तो x बता देंगे। अब इसमें x कितना आएगा y कितना आएगा नहीं बता सकते, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वेरिएबल दो है, इक्वेशन एक ही है। अब सपोज करो कि मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया 3x - 6y = 2, तो अब दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है लीनियर, तो इसको आप लोग सॉल्व करके बता ही सकते हैं। तो वही चीज होता है जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम लिख करके इक्वेशन लिखते हैं, तो जब फ्री बॉडी डायग्राम लिख करके इक्वेशन लिखते हैं तो वहां पे जितने वेरिएबल रहते हैं उतना इक्वेशन नहीं मिलता है, कुछ इक्वेशन कम पड़ जाता है। अब सपोज करो कि तुम्हारे पास पुली मास सिस्टम में ऐसे बहुत तरह के मासेस थे, तुमने सबका एफबीडी बनाया, सबका इक्वेशन लिखा। अब मान लो कि तुम्हारे पास 4 वेरिएबल था, सपोज करो कि 4 वेरिएबल था, मान लो एक टेंशन था, एक A1 था, एक A2 था और एक A3 था। सपोज दैट कि 3 एक्सेलरेशन वाला तुमको पता नहीं था और एक टेंशन नहीं पता था। अब तुमने फ्री बॉडी डायग्राम निकाल करके इक्वेशन लिखा तो उस इक्वेशन में पता चलेगा कि 3 इक्वेशन ही आया, 3 इक्वेशन आया। अब वेरिएबल 4 है तो 3 इक्वेशन में कैसे सॉल्व होगा, 4 इक्वेशन चाहिए, तो चौथा इक्वेशन कौन देगा, एक्सेलरेशन का रिलेशन देगा, है ना। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग जो अपना एक प्रोसेस है बाय प्रोसेस उस तरीके से चलेंगे, और जब आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे तब आपको शॉर्टकट में उसको बना सकते हो बिना इतना कुछ किए। एक बार में आपको वहां पे रिलेशन दिख जाएगा कि एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है। तो अभी हम लोग नॉर्मल मेथड से बनाएंगे और बाद में उसी क्वेश्चन को ऐसा शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक हम लोग जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करता है, पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल किया जाए। सपोज करो कि ऐसे है क्वेश्चन कि मान लीजिए ऐसे एक ऐसा पुली है, ऐसे पुली है, सपोज दैट मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है। सपोज करो ये 5 kg, सपोज करो ये 10 kg, ऐसे है, इसको ऐसे लटका दिया है ना। अब इस सिस्टम को हम पकड़ के रखे हुए ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो अब क्वेश्चन कहता है कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि लेट, सपोज करो कि इसमें टेंशन T है ना। मान लिया कि लेट जो टेंशन है, सपोज करो कि ये टेंशन T है, तो जब इसमें टेंशन T है तो ये रस्सी इस मास को T से खींचेगा, इधर पुली को भी T से खींचेगा, इधर पुली को भी T से खींचेगा और इस रस्सी को भी ऐसे T से ही खींचेगा। क्लियर है अपनी बात। तो यहाँ पे टेंशन T है तो इस बीच वाले रस्सी में 2T हो जाएगा, तो ये बीच वाला रस्सी में 2T हो जाएगा, तो ये रस्सी इस पुली को भी 2T से ऐसे फोर्स लगा करके रखेगा अपने पास, और ये जो ज्वाइंट है इस ज्वाइंट पे भी ये रस्सी ऐसे 2T फोर्स लगाएगा। तो T का वैल्यू मिल गया तो स्ट्रिंग में टेंशन मिल गया। अब ऐसा मान लेते हैं कि मान लिया है कि लेट इसका एक्सेलरेशन है ऊपर A1 और सपोज करो कि इसका एक्सेलरेशन है नीचे A2। सपोज दैट कि मान लीजिए ये ऊपर A1 से जा रहा है और ये नीचे A2 से जा रहा है। सपोज दैट हमने ये A1 A2 ऐसा मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G और इस पे एक टेंशन T लग रहा है ऊपर, है ना। हमने इधर एजम्पशन किया है A1। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही ऐसे एज्यूम किया जाए, आप किधर भी एज्यूम कर सकते, आप इधर भी एज्यूम कर सकते, इधर भी एज्यूम कर सकते,
किधर भी एज्यूम कर सकते हैं। इसको चाहो तो हम इसका एक्सेलरेशन नीचे एज्यूम कर सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन ऊपर एज्यूम कर सकते हैं, या दोनों का नीचे या दोनों का ऊपर भी एजम्पशन में ले सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने जिस तरीके से लिया है वैसे ही लेना है। आप चाहो तो इसको नीचे मान सकते थे, इसको ऊपर मान सकते थे, या फिर आप चाहो तो दोनों को भी ऊपर मान सकते थे। अब तो बोलोगे दोनों ऊपर कैसे होगा, कोई एक ही ऊपर होगा कोई एक ही नीचे होगा, मान सकते हैं हम लोग। अब सपोज करो कि हमने इसको भी ऊपर मान लिया, इसको भी ऊपर मान लिया। सपोज करो कि हमने इसको A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, दोनों को ऊपर मान लिया, ठीक है। और मान लो कि A2 का वैल्यू सॉल्व करने पे -6 आ गया, हमने माना है A2 ऊपर। सपोज दैट इसका आंसर कुछ और आएगा, समझाने के लिए कि मान लीजिए कि हमने इसको भी ऊपर एक्सेलरेशन मान लिया, इसको भी ऊपर एक्सेलरेशन मान लिया। अब सॉल्व करने गए तो मान लीजिए A1 का वैल्यू आ गया सपोज करो कि 6, और मान लो A2 का वैल्यू आ गया -6, सपोज दैट। तो अब A1 का वैल्यू 6 आया, यानी कि हमने एज्यूम किया है ऊपर, और A1 का वैल्यू आ गया प्लस में, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन सही है, ये ऊपर में ही जाएगा। हमने इसका एजम्पशन माना है A2, और A2 का आंसर आ गया माइनस में, तो इसका मतलब कि हमारा एजम्पशन गलत है, A2 ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपने किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कुछ एज्यूम किया है और सॉल्व होने के बाद फाइनली वो प्लस में आ गया, तो यानी कि आपका एजम्पशन सही है, एक्सेलरेशन उधर ही होगा। लेकिन फाइनली सॉल्व होने के बाद वो माइनस में आ गया, तो इसका मतलब कि आपका एजम्पशन गलत है, डायरेक्शन उसका उल्टा होना चाहिए, जो एज्यूम किया है उसका उल्टा होना चाहिए। क्लियर है बात? जब क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा अपने पास ये पॉइंट भी। तो हमने सबसे पहले एफबीडी बना लिया, टी ले लिया, इसका एक्सेलरेशन हमने किधर दिखाया है, ऊपर दिखाया है एक्सेलरेशन A1। अभी क्या है, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, जिधर एक्सेलरेशन है उधर नेट फोर्स कितना, T माइनस m1g। जिधर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना, T माइनस m1g, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि ma1। ये पहला इक्वेशन है, m1a1। ओके, तो ये पुट कर देते हैं, वैल्यू लगे हाथ। सपोज करो कि m1 कितना है, 5 है ना, यानी कि T माइनस 5 इंटू 10। सपोज करो कि हम g को 10 ले रहे हैं, 5 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 5a1। ये फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि हो जाएगा 50, या 5g ही रहने देते हैं, चलो जाने दो। पहला हो गया। उसके बाद दूसरे का एफबीडी बनाते हैं हम लोग, m2 का, इधर आ जाएगा m2g, इधर आ जाएगा t, और हमने इसका एक्सेलरेशन इधर A2 एज्यूम किया है। जिधर एक्सेलरेशन है उधर नेट फोर्स कितना, जिधर एक्सेलरेशन लिया है उधर नेट फोर्स कितना, m2g माइनस t फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन m2a, यानी कि दैट इज 10g माइनस t इक्वल टू 10a2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास अननोन 3 है, एक A1 अननोन है, एक A2 अननोन है, और एक T अननोन है। टोटल 3 अननोन है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास 2 ही इक्वेशन आया, एक इक्वेशन और चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो वो कौन सा है इक्वेशन, वो कहाँ से आएगा, वो एक्सेलरेशन के रिलेशन से आएगा। तो एक्सेलरेशन के रिलेशन से कैसे आएगा, देखिए जरा, कि हमारे पास ये सिस्टम है ऐसा, इसका एक्सेलरेशन है A1 ऊपर की तरफ, तो ये जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर A1 होगा। ये जो मास है इस पॉइंट से ऐसे कनेक्टेड है, इसका एक्सेलरेशन A2 है, तो इसका एक्सेलरेशन A2 आएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि ये तो फिक्स है। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब यहाँ का एक्सेलरेशन 0 होता है तो इन दोनों जगह का एक्सेलरेशन सेम रहता है, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाता है कि नहीं। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब यहाँ का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी 0 है तो इन दोनों का वेलोसिटी सेम रहता है, बस डायरेक्शन उल्टा होता है। तो यहाँ से भी देखिए A1 ऊपर है, A2 नीचे है, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टा है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टा ही है, एक A1 ऊपर है और एक A2 नीचे है, डायरेक्शन तो ऑलरेडी उल्टा ही है।
तो वैल्यू भी सेम रहता है। तो अब हम लोग यहाँ पे कितना लिख देंगे, A1 इक्वल टू A2 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो उल्टा है ना, A1 इक्वल टू A2 ऐसे मान लेंगे। नहीं तो ऐसे भी आप देखिए कि सपोज करो कि हम ऊपर वाले को थोड़ी देर के लिए प्लस मानते हैं और नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए नेगेटिव मानते हैं, तो उस हिसाब से इसका जो वैल्यू होगा 0, दैट इज इक्वल टू इन दोनों का एवरेज। तो इसका एवरेज कितना, A1 प्लस माइनस A2, क्यों, क्योंकि हमने नीचे वाले डायरेक्शन को भी माइनस माना। इस प्लस माइनस को इसके प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो हम लोग जो प्लस माइनस ले रहे हैं वो केवल एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालने के लिए ले रहे हैं। यहाँ के प्लस माइनस को इसके वैल्यू में प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो प्लस माइनस लेकर के जो एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालेंगे, उस प्लस माइनस को इनके इक्वेशन के प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, वो बस एक्सेलरेशन का रिलेशन है। हालांकि डायरेक्टली भी मैंने बताया था कि यहाँ का एक्सेलरेशन 0 है, तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, बस उल्टा होगा। उल्टा तो ऑलरेडी है, ये A1 है, ये A2 है, ऑलरेडी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वैल्यू भी सेम ही होना चाहिए, A1 इक्वल टू A2। नहीं तो ऐसे भी मान सकते हैं कि सपोज करिए थोड़ी देर के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है ना, तो यहाँ का कितना एक्सेलरेशन है 0, तो 0 इक्वल टू कितना, प्लस A1 है ना, माइनस A2 बाई 2, तो यानी कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ से 0 इक्वल टू A1 माइनस A2 बाई 2, देयरफॉर A1 इक्वल टू A2 आ गया, वही चीज आया। तो यानी हमारे पास तीसरा इक्वेशन कितना आ गया, A1 इक्वल टू A2 ये आ गया थर्ड इक्वेशन। अब इस तीनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इस तीनों इक्वेशन को यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, देखिए पहले इक्वेशन से हम लोग t का, अब ये देखिए 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसको आप बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का आप लोगों ने 9th 10th में बहुत सारा तरीका देखा होगा। एक इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल को हम लोग फ्री कर लेते हैं, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, फिर उसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ऐसे बहुत तरह का मेथड है, उसी में एक मेथड मैं ऐसे जूम करता हूँ कि यहाँ से हमने t का वैल्यू निकाल लिया, t कितना आ गया 5A1 प्लस 5g, इसको हम लोग कर देते हैं पुटिंग इन सेकेंड में पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10g माइनस 5A1 प्लस 5g, दिस इज इक्वल टू कितना 10A2। अब कितना आ गया 10g माइनस 5A1 माइनस 5g 10A2, ये कितना आएगा बच्चों यहाँ से 10g माइनस 5g, दिस इज इक्वल टू 10A2 प्लस 5A1। अब यहाँ पे देखिए एक और रिलेशन है, A1 इक्वल टू A2, A1 और A2 सेम है, तो देयरफॉर हम लोग 5g इज इक्वल टू 10A1 प्लस 5A1 लिख लेते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, तो A2 को भी A1 लिख दिया, तो यानी कि 5g इक्वल टू 15A1, तो A1 इक्वल टू कितना आ गया 5g बाई 15, यानी कि 5 इंटू 10 बाई 15 यानी कि 3, यानी A1 इक्वल टू 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया A1 का वैल्यू, ठीक है। तो ये A1 का वैल्यू आ गया, देयरफॉर A2 भी आ गया, कितना A2 भी आ गया 10 बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जरा देखो फाइनली A1 और A2 दोनों पॉजिटिव आया, A1 भी पॉजिटिव आया, A2 भी पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब कि हम लोगों का जो एजम्पशन है कि ये ऊपर है और ये नीचे है, ये एजम्पशन हम लोगों का सही है, क्योंकि दोनों आंसर किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। अब यहाँ से A1 और A2 का वैल्यू पुट करके t निकाल देंगे, तो t कितना आ जाएगा 5A1 5 इंटू 10 बाई 3 प्लस 5 इंटू 10, यानी कि 50 बाई 3 प्लस 50 कितना आ जाएगा 150 200, यानी कितना आ गया 200 बाई 3 न्यूटन, और इस तरीके से हमने टेंशन निकाल दिया। तो जो हम लोग का प्रोसेस था वही किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इक्वेशन लिखा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखा, फिर सॉल्व किए, हमारे पास आंसर आ गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने क्या देखा कि एक इक्वेशन मिस हो गया, तो वो इक्वेशन कहाँ से मिला, एक्सेलरेशन के रिलेशन से। तो इसी के जैसे और क्वेश्चंस करते हैं। अभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये एक पुली है, ये ऐसे रस्सी होकर के गया, ये दूसरे पुली से होकर के गया, और ये ऐसे मास से कनेक्टेड है।
ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है, देखिए ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे आया, है ना। और ये एक मास है M1 M2, 1 kg का है, ये 3 kg का है। सपोज करो कि अभी ऐसे पकड़ के रखे हैं, इसको छोड़ देंगे, तो जैसे ही इसको छोड़ देंगे ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो जब ये ऊपर नीचे होगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा और रस्सी में टेंशन कितना आएगा, ये हम लोग को बताना है। तो ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि सपोज करो इसमें मान लेते हैं टेंशन, सपोज करो कि T है, सपोज करो इसमें टेंशन T है। तो अब अगर इसमें टेंशन T है तो ये रस्सी इसको T से खींचेगा, इसको T से खींचेगा। अगर इसमें टेंशन T है तो हर जगह पे T ही रहेगा ना इस रस्सी में। इस रस्सी में देखिए ये हर जगह पे टेंशन T रहेगा, तो इधर भी T से खींचेगा, इधर भी T से खींचेगा, इधर भी T रहेगा, और इसमें भी कितना रहेगा, T रहेगा। तो जब यहाँ पे T है तो इस रस्सी में कितना टेंशन आएगा, 2T। तो यानी कि ये वाला रस्सी इस मास को कितने से खींचेगा, 2T से खींचेगा। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। सपोज कीजिए इसका एक्सेलरेशन A1 है नीचे, और सपोज कीजिए इसका एक्सेलरेशन ऊपर A2 है। सपोज दैट हमने ऐसा मान लिया कि ये A1 है A2 है, हम किधर भी मान सकते हैं। अब हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो हम इस M1 का बात बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। इधर M1G नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ 2T, एक्सेलरेशन नीचे A1, जिधर एक्सेलरेशन है उधर नेट फोर्स कितना, M1G माइनस 2T, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। वैल्यू पुट कर दिया जाए, 1 है तो 1 इंटू जी, जी ही रहेगा, माइनस 2T, दिस इज 1 इंटू A1 रहेगा। ये पहला इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग इसका एफबीडी बनाते हैं M2 का। तो M2 का एफबीडी में नीचे M2G फोर्स लगेगा, ऊपर T टेंशन है, और एक्सेलरेशन है नीचे A2। अच्छा, ऊपर लिया एक्सेलरेशन, ऊपर एक्सेलरेशन लिया है A2। जिधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स कितना, T माइनस M2G। जिधर एक्सेलरेशन है उधर फोर्स कितना, नेट फोर्स कितना, T माइनस M2G। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि दैट इज T माइनस M2G। M2 का वैल्यू कितना है, 3 है, 3G इज इक्वल टू 3A2। ये सेकेंड इक्वेशन। अब फिर से देखिए हमारे पास अननोन 3 हो गए, एक T हो गया, एक A1 हो गया, और एक A2 हो गया। 3 अननोन हो गए और इक्वेशन 2 ही बना। एक और इक्वेशन चाहिए, मिस हो गया ना। जो पहले मैंने बताया था कि लास्ट में कुछ इक्वेशन मिस हो जाता है, फ्री बॉडी डायग्राम से पूरा का पूरा इक्वेशन नहीं मिलता है जितने वेरिएबल होते हैं। तो वो कहाँ से आएगा, वो एक्सेलरेशन के रिलेशन से आएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसा कैसा आ सकता है। तो उस चीज को समझने के लिए देखिए, इसका एक्सेलरेशन A1 है ना। इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन A1 होगा, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है, ठीक। इसका एक्सेलरेशन हम लोग कितना लेंगे, ये इससे कनेक्टेड है तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, 0, ठीक। तो अब जरा देखिए, इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका एक्सेलरेशन A1 है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी साइड का एक्सेलरेशन या वेलोसिटी 0 होता है तो दूसरे साइड का जो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी आता है वो इसका डबल हो जाता है, और डायरेक्शन भी सेम रहता है। तो इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, कितना, 2A1, यानी कि यहाँ का एक्सेलरेशन 2A1 ऐसे नीचे आएगा। तो ये वाला पॉइंट इससे कनेक्टेड है तो इसका भी एक्सेलरेशन नीचे रहेगा, कितना, 2A1। ध्यान दीजिए जरा, ये 2A1 है ना। यानी इस पुली पे चलते हैं, इस पुली में इसका एक्सेलरेशन है 2A1 नीचे, ये तो इससे कनेक्टेड है फिक्स से, तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। और इसका कितना आया एक्सेलरेशन, ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है। इसका एक्सेलरेशन कितना है, A2 ऊपर की तरफ, तो इसका भी कितना होगा, A2 ऊपर की तरफ होगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर यहाँ का एक्सेलरेशन 0 है
तो इन दोनों का वैल्यू सेम रहता है, बस डायरेक्शन अपोजिट रहता है। तो ये ऊपर है, ये ऐसे नीचे है, तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है ना, डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है, एक ऊपर है एक नीचे है, ऑब्वियसली वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वैल्यू सेम होना चाहिए, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा, A2 इक्वल टू 2A1, तो जैसे आ जाएगा A2 इक्वल टू 2A1। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। इससे पहले भी ऐसा ही आया था ना, हमने लिख दिया 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है। सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ से सेकेंड वाले से हम लोग t का वैल्यू लिखते हैं, कितना 3A2 प्लस 3G, और इसको पुट करते हैं फर्स्ट में। तो इसको फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, G माइनस 2 3A2 प्लस 3G इज इक्वल टू A1, यानी G माइनस 6A2 प्लस माइनस 6G इज इक्वल टू 6G इज इक्वल टू कितना, A1, ऐसा आ गया। अब यहाँ से A2 कितना है, 2A1 के बराबर है, फिर से पुट कर देते हैं इसमें, A2 2A1, तो यहाँ से G और माइनस 6G माइनस 5G आ गया, तो माइनस 5G माइनस 6, A2 इज इक्वल टू 2A1, दिस इज इक्वल टू A1, तो माइनस 5G प्लस माइनस 12A1 इक्वल टू A1, यानी कि माइनस 5G इज इक्वल टू 13A1, तो देयरफॉर A1 इक्वल टू माइनस 5G बाई 13, तो A1 इक्वल टू माइनस 15 बाई 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। यानी कि हमारे पास जो A1 का वैल्यू आ गया माइनस 50 बाई 13, यानी जो फाइनल आंसर आया वो माइनस 15 बाई 13 आया। अभी देखो A1 का वैल्यू हमने नीचे अज्यूम किया है और आंसर आ गया माइनस में, इसका मतलब कि हम लोग का एजम्पशन गलत है, ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर जाएगा 50 बाई 13 से। तो उसी तरीके से A2 कितना आ जाएगा, A2 आ जाएगा 2A1, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100 बाई कितना आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो A2 भी माइनस में आया, तो यानी कि हम लोग का एजम्पशन गलत है, ये A2 ये मास ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो प्लस माइनस का यही फर्क होता है कि आपका कोई वेरिएबल का वैल्यू माइनस में आ गया तो इसका मतलब कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम किया है वो डायरेक्शन गलत है, उल्टा होगा, उसका वैल्यू यही रहता है, डायरेक्शन उल्टा होता है। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया A1 A2 पुट करके आप टेंशन निकाल सकते हैं, इस रस्सी का टेंशन। जब आपको इस रस्सी का टेंशन मिल गया तो आपको इसका टेंशन मिल जाएगा, इसका टेंशन मिल जाएगा, और ऐसे हम लोग हर जगह का बता देंगे। तो यही प्रोसेस हम लोग को बार बार फॉलो करना है। फिर अगली बार हम लोग इसको डायरेक्ट निकालने के लिए सीखेंगे कि इतना इक्वेशन नहीं लिखना है, डायरेक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन का रिलेशन। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को मैं वही बताऊंगा। तब तक इसको आप लोग देख लेंगे और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे।